डॉटर से आपको मिलाना चाहता हूँ। मेरी डॉटर जिसका नाम है अंजलि कोठारी। उद्देश्य समझ लीजिए मेरा, आप में से सब लोग आरसीएम में उससे ज्यादा जानते हैं क्योंकि उसने तो आरसीएम ज्वाइन किया अभी मार्च में। तो आप में से किसी भी व्यक्ति को वो आरसीएम नहीं सिखा सकते क्योंकि आरसीएम में आपका नॉलेज उससे ज्यादा है। लेकिन आपने आरसीएम ज्यादा किया है, उसने आरसीएम देखा ज्यादा है क्योंकि वो 24 साल की है और आरसीएम 23 साल का है। 23 साल से मुझे आरसीएम करते हुए देख रही है। जब वो 1 साल की थी, होश संभाला ना, तब से वो जानती है कि पापा कब उठते थे, कब जाते थे, लोग कैसे आते थे, वो कैसे रिएक्ट करते थे, पूरे दिन में क्या काम करते थे, स्कूटर पे कैसे दौड़ भाग करते थे, सर्दी गर्मी में क्या होता था, सफलता मिली तो क्या हुआ। ये इतनी बारीकी से वो सारी ज्यादा चीजें जानती थी। लेकिन कहते ना कि दिए तले अंधेरा, तो हम पूरी दुनिया को समझा रहे थे लेकिन घर वाले नहीं समझ रहे थे। बच्चों को क्या समझ में आता वो हमें पता नहीं था। तो बच्चे आरसीएम से दूर होते जा रहे थे। इतने दूर हो गए कि उन्होंने इकोनॉमिकल क्राइसिस तो कभी देखी नहीं। पैसे की वैल्यू क्या होती है वो तो आप लोग जो अलग अलग स्टेट से यहाँ पर आकर बसे हैं वो जानते हैं, है ना। ये थोड़े से चंद पैसों के लिए आपको स्टेट छोड़ने पड़े, अपने घर बार को छोड़कर फरीदाबाद पे दिल्ली में आकर बसना पड़ा। तो पैसों की वैल्यू ये बच्चे जो अच्छे जगह पर पैदा हुए हैं उनको पता नहीं है। क्योंकि जब वो 2 साल की थी तो ना, मेरा आरसीएम बिजनेस का 1 महीने का कमीशन 2,85,000 का था। 1 महीने का 2,85,000 का, जब वो 2 साल की थी। तो इकोनॉमिकल क्राइसिस क्या होता उन्हें पता नहीं है। मेरी पूरी एंटायर एजुकेशन हुई है 5 रुपए सालाना फीस में। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर 5 रुपए सालाना फीस लगती थी, उसमें मेरी एजुकेशन हुई। और जब वो 2nd, 3rd, 4th क्लास में पढ़ती थी तो उसकी फीस थी 7 लाख रुपए पर ईयर। अभी के हिसाब से बात करें, 2002 के बाद अभी के हिसाब से बात करें तो 25 लाख रुपए पर ईयर, इतनी फीस में वो स्कूलिंग की। बिट्स पिलानी के अंदर उसकी पूरी एंटायर एजुकेशन हुई बिल्डा इंटरनेशनल स्कूल के अंदर। 12th किया उसने, फिर अमेरिकन इंस्टीट्यूट से फैशन कम्युनिकेशन की डिग्री ली। एक होता है फैशन डिजाइनर, एक होता है फैशन कम्युनिकेशन। डिजाइनर मतलब कपड़े बनाना, कम्युनिकेशन मतलब कपड़े की मार्केटिंग करना। तो फैशन कम्युनिकेशन की डिग्री ली। फिर उसने जॉब चालू किया मुंबई में, पीआर का, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर का जॉब चालू किया, फिल्मी सेलिब्रिटी का। तो शाहिद कपूर, अनिल कपूर, प्रियंका चोपड़ा, इन सब की वो पीआर रही है। पीआर का मतलब क्या पहले समझ लीजिए। पब्लिक जो होती है ना, उसके अंदर एक सेलिब्रिटी की इमेज कैसी हो, ये पीआर डिसाइड करता है ना। पीआर कहता है ऐसा ऐसा करो ताकि पब्लिक आपके बारे में ये सोचेगी। जैसे नरेंद्र मोदी जी को आपने कोविड में दाढ़ी बढ़ाते हुए देखा कि नहीं देखा? कितनी बड़ी दाढ़ी कर ली थी उन्होंने। ये उनका आइडिया नहीं था, वो उनके पीआर का आइडिया था। पीआर ने उन्हें समझाया कि कोविड में सब लोग परेशान हैं, नौकरियां छिन रही है, रोजगार जा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं लोग बाग, मर रहे हैं लोग बाग, और तुम अगर दाढ़ी बनाकर घूमोगे तो लोगों को तुम्हारे पर गुस्सा आएगा, दाढ़ी बढ़ा लो। और उन्होंने दाढ़ी बढ़ाकर मैसेज दे दिया, भाई और बहनों दुखी तुम अकेले नहीं हो, मैं भी हूं, देखो दाढ़ी बढ़ा। ये पीआर का काम होता है। पद्मावत फिल्म आपने देखी? तो पद्मावत फिल्म में फिल्म रिलीज होने से पहले, फिल्म की शूटिंग होने से पहले केस हो गए। अरे भाई अभी फिल्म में है ही क्या यही पता नहीं है, तो पहले कैसे केस हो सकते हैं? तो मजे की बात यह है, केस होते नहीं, पीआर के द्वारा करवाए जाते हैं। पब्लिक ताकि सोचे कि इसके अंदर कोई खास बात है। केस हुआ इसका मतलब इसको देखना ही है। कहीं पर भी 2 आदमी झगड़ा करते हैं तो हमारी आदत क्या होती है, हम सुनते हैं झगड़ा क्यों हो रहा है ना। क्योंकि जब तक क्यूरियोसिटी पैदा नहीं करते तब तक आदमी हिट नहीं होता। तो हर सेलिब्रिटी के, फिल्मी सेलिब्रिटी, जितने भी सितारे हैं, राजनीतिक सितारे हैं, सबके पीआर होते हैं। और वो पीआर ये डिसाइड करते हैं कि पब्लिक में इसकी क्या बात जानी चाहिए, क्या चीजें अखबार में छपनी चाहिए। वो अखबार वालों को भी कंट्रोल करते हैं पीआर वाले। तो पीआर की जॉब की, जब वो ट्रेनिंग पीरियड में थी तब 1 लाख सैलरी थी। पहले साल जब वो ट्रेनिंग पीरियड में थी तब 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी थी। 10 साल वो पीआर में काम करती तो 15 लाख रुपए पर मंथ कमा लेती। लेकिन 2 साल जॉब करने के बाद उसे अच्छी तरह पता चल गया कि ये नौकरी क्या है, ये फिल्मी सितारों की चकाचौंध क्या है। और 2 साल नौकरी करने के बाद वो आरसीएम बिजनेस में आई। अभी वो फुल टाइम आरसीएम बिजनेस के अंदर है। और वो क्यों आई? इतनी बड़ी जॉब छोड़कर, सब कुछ उसके पास था, है ना, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास था, फिर उसे क्या जज गई, वो क्या सोचकर इसमें आई। अभी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, जो यंग जनरेशन के लोग हैं ना, उनके सोचने का नजरिया अलग है। वो चकाचौंध में रहते हैं, वो आईआईटी इंजीनियर करेंगे, डॉक्टर करेंगे, इंजीनियर बनेंगे,
उनको पता नहीं कि कितने बड़े पापड़ बेलने पड़ने सकते हैं आपको वहां पर जाने के बाद। और जितनी भी जगह पर आप पढ़े लिखा करके आगे पहुंचेंगे ना, वहां पर आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी के बोझ के नीचे ही काम करना पड़ेगा। आप आजादी की जिंदगी नहीं जी सकते, लेकिन उसे 2 साल में यह महसूस हुआ। आइए हम जानते हैं उसी की जवानी। जय आरसीएम। कैसे हैं आप सब? झकास। मैं बहुत ओवरवेल्ड हूँ यहाँ पे आके। मैंने ना जिंदगी अभी तो काम करना चालू किया है आरसीएम में। अभी पापा के साथ ट्रैवल करना चालू किया है। बहुत कम बार होती है जहाँ पे मेरे को 360 डिग्री ऑडियंस मिलती है और 360 डिग्री ऑडियंस। सो थैंक यू सो मच, आपका बड़ा प्यार है। आप लोग इतना रिस्पेक्ट देते हैं मुझे थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि करा मैंने कुछ नहीं है। जैसा कि पापा ने आप लोगों को बताया, एक्सपीरियंस आरसीएम का ज्यादा मेरे पास है नहीं। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो मेरे से ज्यादा जानते हैं आरसीएम के बारे में, और मैं आपको कुछ सिखा नहीं सकती आरसीएम के बारे में। बट एक चीज में एक्सपीरियंस मेरा ज्यादा है, वो है आरसीएम को करीब से देखने का, आरसीएम को जानने का। आरसीएम 23 साल का है, मैं 24 साल की हूँ, तो उस चीज का एक्सपीरियंस मेरे पास थोड़ा ज्यादा है। मैं जब भी स्टेज पे आती हूँ तो एक मोटिव के साथ आती हूँ कि मैं लोगों को मेरी स्टोरी बताना चाहती हूँ आरसीएम के थ्रू। सुनना चाहेंगे? पीछे वाले भी सुनना चाहेंगे? चलो, बात शुरुआत होती है जब मैं बहुत छोटी बच्ची थी। मैं बात कर रही हूँ 2nd-3rd ग्रेड की, जब मेरे को समझ में आने लगा था कि पापा कुछ ऐसा कुछ काम करते हैं। मुझे समझ में आने लगा था कि आरसीएम नाम की चीज है, क्योंकि लोग बाग है ना पागलपंती के साथ चिल्लाते रहते थे, जय आरसीएम जय आरसीएम जय आरसीएम। तब मेरे को समझ में आने लगा भाई जय आरसीएम जैसी कोई चीज है, ऐसा लगता था मुझे उस समय। 2nd ग्रेड की बच्ची को, 2nd-3rd ग्रेड की बच्ची को एक पापा मम्मी ने स्कूल के टूर पे भेजा, शिमला। कहाँ पे? शिमला भेजा। स्कूल का टूर लगा था शिमला में, और वहां के लिए मेरे मम्मी पापा ने मेरे को 200-300 रुपए दिए थे खर्ची के लिए। जब हम लोग वहां पे शिमला पहुंचे तो मेरी टीचर ने मेरे को बोला, ये जो 200-300 रुपए तुमको मम्मी पापा ने दिए हैं, इससे तुम तुम्हारे मम्मी पापा के लिए कुछ लेके आ जाओ। आप सब लोग करते हैं ऐसा? जब भी आप कहीं जाते हैं बाहर घूमने, फैमिली मेंबर्स के लिए कभी ना कभी कुछ लेके आते हैं, फिर आस पड़ोस मिलने वालों के लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं। मैंने भी वही किया। उस समय मेरी मम्मी के लिए मैं बहुत अच्छी शॉल लाई थी शिमला से, और मेरे पापा के लिए एक वुडन पेन लेके आई थी शिमला से। मुझे उसकी शक्ल सूरत अभी तक याद है, उसके ऊपर कार्विंग थी, शिमला शिमला लिखा हुआ है, वुडन कलर का पेन था। मैं इतने प्यार से वो पेन लाई थी पापा के लिए, और जब मैं भिलवाड़ा आई, मैंने मेरे पापा को वो पेन दिया। मेरे पापा ने वो पेन फेंका और बोला, ये आरसीएम का नहीं है, मैं यूज नहीं करूंगा। आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, वाह वाह मुकेश, आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, पर आप समझो मैं छोटी सी बच्ची थी, मैंने डिसाइड कर लिया था मुकेश कोठारी के लिए कभी जिंदगी में कुछ करना ही नहीं, कभी कुछ नहीं करूंगी, डिसाइड कर लिया था। मतलब जय आरसीएम क्या पागलपंती चढ़ी रहती थी एकदम, जय आरसीएम जय आरसीएम। एक बार क्या हुआ था, हम बहुत छोटे हुआ करते थे, पापा का कॉल टाइम, मीटिंग का कॉल टाइम था पूरी टीम का 8 बजे सुबह। कुछ लोग इतने पागल थे, 5:30 बजे हमारे घर पे आ गए सुबह। छोटे बच्चे को क्या है, मतलब उसको ज्यादा समझ में नहीं आता। मैं इरिटेट हो गई थी, मुझे लगा था यार ये पीछा छुड़े है जो अच्छा। मेरे को समझ में नहीं आता, तो छोटे बच्चे को तो यही चाहिए, पीस शांति, मेरे को अपने आप में रहने दो। क्या होता था, लोग बाग आते थे आरसीएम के, जब भी मीटिंग या फिर कुछ प्लान डिस्कशन वगैरह होता था, तो परेड मेरी और मेरी बहन की लगती थी। खाना हमको खिलाना, नाश्ता हमको देना, पानी हमको देना, परेड। मैं परेशान हो गई थी। मैंने जिंदगी में डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी कर लूंगी, आरसीएम नहीं करूंगी, कुछ भी कर लूंगी, आरसीएम तो टच भी नहीं करूंगी, आसपास भी नहीं जाऊंगी आरसीएम के। तो क्योंकि मुझे आरसीएम से इतनी नफरत थी, मैंने डिसाइड कर लिया था कि जिस चीज में मैं अच्छी हूँ उसके बारे में मैं पढ़ाई करूंगी और उसके अंदर जॉब लूंगी। सब लोग ऐसा सोचते हैं, सब लोग ऐसा करते हैं। आप लोग पहले उसके बारे में पढ़ाई करते हैं, जिस चीज में आप अच्छे हो, जिस चीज के अंदर आपकी क्यूरियोसिटी है, आप पढ़ते हो उसके बारे में और फिर उसी के अंदर आप जॉब लेते हो।
मैंने वही किया। मुझे हमेशा से लगता था कि मैं फैशन में अच्छी हूँ, फैशन की मार्केटिंग में काफी अच्छी हूँ। जैसा कि पापा आप लोगों ने बताया ना, डिजाइनिंग अलग है, मार्केटिंग अलग है। मुझे हमेशा से लगता था मैं मार्केटिंग में अच्छी हो सकती हूँ फैशन की। तो मैंने फैशन मार्केटिंग का कोर्स किया एसडी पार्सन से। पार्सन स्कूल ऑफ डिजाइन वर्ल्ड का नंबर 1 डिजाइन कॉलेज है। आप लोग सर्च करेंगे, आप लोगों को पता लगेगा। मैंने अपनी माँ से डिग्री ली। जब मेरी ग्रेजुएशन खत्म हो गई तब मेरे को 3 कंपनीज से ऑफर था। 3 कंपनीज से ऑफर था। उनमें से एक कंपनी थी रेनड्रॉप मीडिया, जो कि फिल्म स्टार्स और फिल्म की पब्लिसिटी करती थी। अभी आप लोगों को लग रहा है इसने सेलिब्रिटीज के साथ काम किया है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ काम किया है। मैं भी इसी चीज को देख के बहुत ज्यादा पागल हो गई थी। मैंने सोचा उस समय कि यार सेलिब्रिटीज के साथ काम करना किसको अच्छा नहीं लगता, किसको उनके साथ बैठ के बात करना, किसको उनके मोबाइल नंबर सारे फोन में रखना, उनके घर पे जाके उनके साथ उनकी मूवीज देखना किसको अच्छा नहीं लगता। मुझे वो पार्ट बहुत अच्छा लगा और मैंने अपनी नौकरी उस सेक्टर में ले ली। शुरुआत के 6 महीने मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि आप लोग आपको समझाती हूँ, क्योंकि मैं फिल्म की पब्लिसिटी करती थी ना, तो जो फिल्म आज आप देख रहे हो वो मैं 6 महीने पहले फिल्म सेलिब्रिटी के साथ बैठ के देख लेती थी, या तो उनके घर में या फिर उनके स्टूडियोज में। ये मेरी लाइफस्टाइल हुआ करती थी, हर एक पार्टी में इनवाइट होना, क्योंकि जहाँ पे मीडिया मीडिया का काम था, जहाँ पे मीडिया मीडिया 24/7 चलता है, जहाँ पे मीडिया वहां पे मैं। मुझे बहुत अच्छा लगता था शुरुआत के दिनों में। शुरुआत के 6 महीने में मुझे ऐसा लगा था मम्मी पापा से छुटकारा मिल गया। अरे वाह, कितनी अच्छी लाइफस्टाइल है मेरी, तो जबरदस्त मजा आ गया, पैसे भी अच्छे आ रहे हैं। पापा मम्मी कुछ बोल ही नहीं सकते, क्या ही बोलेंगे, अब तो मेरे पैसे कुछ नहीं बोल सकते। बट लिटिल डिड आई नो, 6 महीने के बाद मेरा एक प्रमोशन लगा और मेरे को और बड़ी सैलरी मिलने लगी। पर वो मेरे को रियलाइज नहीं हुआ कि अगर मेरी सैलरी बढ़ेगी तो वर्कलोड भी तो बढ़ेगा। मेरा वर्कलोड बढ़ गया बहुत ज्यादा। आप मानेंगे नहीं, मैं अकेली लड़की बॉम्बे जैसी शहर में रहती थी अकेले, और मैं रोज सुबह 8 बजे घर से बाहर निकलती थी और रोज रात में 3 बजे घर पे आती। मर गई थी मैं काम करते करते। ऐसा तो था नहीं कि मैं काम नहीं कर रही हूँ, मेरे को कोई जबरदस्ती पैसे दे रहा है, ऐसा तो था नहीं। मैं काम कर रही हूँ इसलिए पैसे मिल रहे हैं मुझे। पर किस चीज के लिए मिल रहे थे? मैं एंजॉय भी नहीं कर सकती थी। सैटरडे संडे मेरे को ऑफ नहीं मिलता था। मेरे को मैं ये मम्मी पापा से मेरी एक हफ्ते में एक बार बात हो जाए, वही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। खुद के लिए टाइम नहीं था। जिस नौकरी को मैं इतना प्यार करती थी, उस नौकरी से मुझे प्यार नहीं रहा था, क्योंकि मैं सिर्फ अब उठ के बस काम खत्म करना चाहती थी, बस। ये मेरी लाइफस्टाइल हो चुकी थी। मैं क्यों कर रही थी मुझे नहीं पता। उस समय क्या हुआ कि मुझे एक बात याद आई पापा की। मैं जब ये नौकरी जब ले रही थी ना, तब मेरे को पापा हमेशा बोलते थे कि तू 2 साल काम तो करके देख ले, तुझे समझ में आ जाएगा तेरी नौकरी में और मेरी चीज में क्या डिफरेंस है। तो मैं क्या कंपैरिजन खूब करती थी, अभी भी करती हूँ पापा से, खूब कंपैरिजन करती थी। मुझे रियलाइज हुआ कि यार मेरे ऐसा तो है नहीं कि मैं मेरे पापा से बहुत ज्यादा कमा रही हूँ। मेरे पापा मेरे से ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कमाते हैं, पर मेरे पापा आराम से काम करते हैं, लगन के साथ काम करते हैं, पैशन के साथ काम करते हैं। जिस चीज में मेरे लगन ही नहीं है, पैशन ही नहीं है, मैं कैसे काम करूं? मैंने मेरे पापा को सिर्फ वैसे ही काम करते हुए देखा है, मस्ती में काम करते हुए देखा है, और मेरे वो काम में मेरी मस्ती रही नहीं थी। उस दिन मैंने ऐसा सोचा कि शायद मेरे पापा जो करते हैं वो ठीक ही है। बस ऐसा लगता था कि जो करते हैं वो ठीक ही है, फिर भी मेरे लिए नहीं है। ये मेरा फर्स्ट रियलाइजेशन था कि ठीक है, आरसीएम है, कुछ कर लेंगे, ठीक है। बट फिर 1 साल हो गया मेरी नौकरी को। 1 साल खत्म होने के बाद कुछ ऐसा हुआ जो बहुत बड़ा डिसीजन था मेरा आरसीएम करने के पीछे, बहुत बड़ा। ये सबसे बड़ा रीजन था मेरा कि मैंने डिसाइड कर लिया कि शायद आरसीएम से बेटर कुछ है नहीं। मैं बात कर रही हूँ एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आप में से कितने लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता है? काफी लोगों को पता है। जिन लोगों को पता नहीं है मैं आपको समझाती हूँ, सब्र रखिए। मैं अगर नहीं आए समझ में तो बताना। सिंपल सी भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर समझाना चाहूँ
तो आप लोग जब छोटे बच्चे हुआ करते थे तब आप सोचते थे कि आज जब मैं बड़ी होंगी या फिर होऊंगा तब मेरा सारा काम एक कंप्यूटर करने लग जाएगा, सोचते थे ऐसा? सो गए क्या सब लोग? सो गए सब लोग? सोचते थे कि नहीं सोचते थे ऐसा कि कभी ना कभी कोई कंप्यूटर, जितनी भी सारी चीजें आज मैं कर सकता हूँ वो एक रोबोट करने लगेगा या फिर कहीं कंप्यूटर करने लगेगा। मेरी नौकरी में मेरे साथ ऐसा होने लग गया। विद इन 1 ईयर किसी को पता नहीं था कि चैट जीपीटी नाम की कोई चीज आ जाएगी, किसी को नहीं पता है। चैट जीपीटी के अंदर क्या होता है, जैसे आप लोगों को पापा ने बताया ना, पब्लिसिटी में क्या जर्नलिस्ट के साथ भी काम करना होता है। तो कई बार फिल्म्स के ऊपर जब भी आप आर्टिकल पढ़ते हैं तो कई बार उनका पब्लिसिस्ट लिखता है, तो वो आर्टिकल्स मेरे को लिखने पड़ते थे। यूजुअली चैट जीपीटी के आने से पहले वो काम मेरा 2 दिन का काम हुआ करता था, क्योंकि 2 दिन के काम में पहले मेरे को वो मूवी देखनी पड़ती थी, सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेना पड़ता था, लैपटॉप खोल के लिखो और फिर बॉस अप्रूव करता था। पर चैट जीपीटी के आने के बाद आज वो 2 दिन का काम मेरा सिर्फ 5 मिनट का काम हुआ। सिर्फ 5 मिनट में जो काम मेरे को 2 दिन लगते थे ना जिस काम में, वो 5 मिनट में हो जाता था, क्योंकि मैं कंप्यूटर को बोलती थी देख भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा लिखना है, इसके ऊपर एक आर्टिकल लिख दे। इतना अच्छा आर्टिकल लिखता था बॉस, एक ही बार में अप्रूव कर देता था, इतना अच्छा आर्टिकल। उस समय मेरे को रियलाइज हुआ कि ये तो मेरी नौकरी का सिर्फ एक पार्ट है जो एक कंप्यूटर कर सकता है। धीरे धीरे एक कंप्यूटर क्या क्या करने लगेगा मुझे भी नहीं पता चलेगा, धीरे धीरे मेरी नौकरी मेरी भी नहीं रहेगी, कंप्यूटर कर लेगा। बट मैंने आपको बताया ना, पापा से कंपैरिजन करने की बहुत कोशिश थी, तो मैं पढ़ रही थी, बहुत ज्यादा इसके बारे में पढ़ रही थी, तब पता चला कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसा बिजनेस है जो कभी कोई कंप्यूटर आपके हाथ से ले ही नहीं सकता। जानना चाहेंगे क्यों? जो लोग नहीं जानना चाहते वो हाँ, चलो बताती हूँ। डायरेक्ट सेलिंग एट कोर, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही ह्यूमन कनेक्शन से है। आप जब भी किसी इंसान से बात नहीं करोगे, ह्यूमन इमोशंस नहीं समझोगे, ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं करोगे, जब भी किसी से बात नहीं करोगे तो डायरेक्ट सेलिंग हो ही नहीं सकती। आपने कभी किसी कंप्यूटर को बात करते हुए देखा है? तो कैसे कोई कंप्यूटर डायरेक्ट सेलिंग कर सकता है? हमें शुरुआत से सिखाया जाता है कि कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 समझ में आता है। क्या? 0 और 1, वही कोड समझ के आज कंप्यूटर जो कुछ भी कर सकता है वो कर सकता है। पर कभी कोई कंप्यूटर ह्यूमन इमोशन समझ ही नहीं सकता। आपकी क्या प्रॉब्लम है, मेरी क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक प्रोडक्ट बताऊं, ऐसा कभी कोई कंप्यूटर कर ही नहीं सकता, क्योंकि कंप्यूटर को डेटा चाहिए रहता है, हिस्ट्री चाहिए रहती है, इमोशन नहीं समझ में आते कंप्यूटर को। जब मुझे ये चीज समझ में आई, मुझे लगा ये बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है, मेरी नौकरी तो धीरे धीरे चली जाएगी, और मुझे पता है आज तो विद इन 1 ईयर एक कंप्यूटर मेरी नौकरी करने लगा है। धीरे धीरे क्या हो जाएगा पता नहीं चलेगा। अभी जैसे आप में से कितने लोग फार्मर्स हैं यहाँ पे? कोई फार्मर है? और क्या क्या ड्राइवर्स वगैरह हैं यहाँ पे, कुछ नौकरी करते हैं? तो जैसे आप लोगों को बताना चाहूंगी मैं, अगर आपको लग रहा है कि ड्राइविंग का बिजनेस कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जाएगा, कभी कोई कंप्यूटर कर ही नहीं पाएगा, पर कर रहा है ना। टेस्ला ने ऐसी गाड़ी बना दी है जो ऑटोमेटिक चलती है, किसी ह्यूमन की जरूरत नहीं होती है। फार्मर्स, अगर कोई फार्मर है तो उनको बताने में बहुत खुशी होगी कि ऐसे फार्म डेवलप्ड हो गए जहाँ पे रोबोट्स ही काम करते हैं, एक भी इंसान काम नहीं करता, वो रोबोट जाता है, एक बीम फेंकता है उसके ऊपर, प्लांट के ऊपर, पता लगा लेता है इसको क्या बीमारी है, पेस्टिसाइड की जरूरी है, कितना पानी की जरूरी है, फ्रूट निकालना है या नहीं निकालना है, सब कुछ पता कर लेता है। तो अभी शायद इंडिया में ये चेंज धीरे धीरे हो रहा है, बट विद इन 5 इयर्स ये चेंज बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा। मेरे को ये जब चीज रियलाइज हुई, मुझे लगा कि आगे पीछे मुझे आरसिम में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे पापा के पास बहुत सेट, मैं लकी हूँ कि मेरे पापा ने मेरे को एक सेट बिजनेस करके दिया है। आप भी वो अपने बच्चों के लिए चीज कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर ये मेरे को पता भी चल गया था, फिर भी मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग पर्पस नहीं था। मेरे पास अभी तक सिर्फ रीजंस थे आरसिम करने के, मेरे पास एक पर्पस नहीं था आरसिम क्यों करना चाहिए। फिर एक दिन क्या हुआ, ये मेरी नौकरी को 1.5 इयर्स हो चुके थे, मैं आपको अभी की बात बता रही हूँ, मार्च पिछले साल की बात बता रही हूँ।
सब लोगों ने प्रियंका चोपड़ा का नाम सुना है? Yes. प्रियंका चोपड़ा अमेरिका से इंडिया आई थी किसी काम से, और क्योंकि मैं उसकी पब्लिक रिलेशन मैनेजर थी, ऑफ कोर्स मेरा काम था उसको इंटरव्यूज करवाना, उसका अगर वो स्टेज पे आ रही है तो उसको बताना कि क्या बोलना है, सारी स्क्रिप्ट होती है उसकी। क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम था तो मेरी कंपनी की जो बॉस थी, जिस कंपनी में मैं काम कर रही थी, उस कंपनी की बॉस भी आई उस प्रोग्राम में। और प्रियंका चोपड़ा को क्या, मैंने पूरी स्क्रिप्ट दी थी कि देख भाई ऐसा ऐसा बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है, मीडिया वाले बैठे हुए हैं, कुछ भी बोल दोगे तो हर कुछ ही लिख देंगे, तो आराम से साफ सुथरा अच्छे से बोलना। प्रियंका चोपड़ा को बुलाया, वो स्टेज पे आई, बोलने लगी। बोलते बोलते उसने कुछ ऐसा बोल दिया जो उसको नहीं बोलना चाहिए था, और मेरी बॉस मेरे ऊपर चढ़ना चालू। मेरी बॉस ने, तेरा दिमाग खराब है, तेरे को बताया तो था कि ऐसा ऐसा नहीं बोलना है, नहीं तो जर्नलिस्ट हर कुछ ही लिख देंगे। यार मेरी क्या मिस्टेक, प्रियंका चोपड़ा का मुंह है, आएगी बोलेगी जाएगी, मेरी क्या मिस्टेक, मैंने तो बता दिया। इसमें मेरी कैसे मिस्टेक हो गई? जब उसने आया है, मैंने स्क्रिप्ट दे दी है, इसमें कैसे मेरी मिस्टेक हो गई? सारे बॉस ऐसे ही होते हैं, खड़ूस, सारे बॉस समझते ही नहीं है रीजन, एक भी रीजन नहीं समझते। मेरी बॉस ने, जो मेरी मिस्टेक भी नहीं थी, उसके ऊपर मेरे को इतना रुलाया उस दिन। लड़कियां समझेंगी, उस दिन मैंने काजल मस्कारा पहन रखा हुआ था, रोते रोते सब कुछ साथ में आता है, साथ में। पैंडा, किसी पैंडा को देखा है किसी ने? पैंडा जैसी लग रही थी मैं, पैंडा एकदम काला काला आंखें, एकदम ऐसी ऐसी हो गई। इतना रुलाया मेरी बॉस ने मुझे। उसी दिन रात में 12 o'clock के पास मैंने पापा को फोन किया, और मैंने पापा को बोला, पापा मैं क्यों कर रही हूँ ये नौकरी, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। एक मतलब मजदूर की तरह काम करवाए जाते हैं, रीजन भी नहीं समझते। मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, मैं किसके लिए कर रही हूँ ये नौकरी। आप मेरे को बताओ, अगर मैंने फ्यूचर में कभी डिसीजन बनाया आरसीएम करने का, तो आप मेरा साथ दोगे? पापा ने बोला, अभी के अभी नौकरी छोड़ो और आरसीएम चालू कर दे। पर ये मैंने जोश में बोल दिया था। सुबह उठ के ऐसा रिग्रेट हुआ मुझे, अरे भाई क्यों बोला मैंने ऐसा। मैं रेडी हूँ कि नहीं हूँ आरसीएम के लिए, मुझे कैसे पता? अभी तो ये नौकरी कैसे छोड़ूंगी, क्या करूंगी। बट क्या है ना, पापा हमेशा फॉलो अप की बात करते हैं ना उनके सेमिनार में, उनकी बच्ची के साथ फॉलो अप करना चालू कर देता हूँ। मेरे को सुबह सुबह फोन आया वापस से पापा का, मैं जब ऑफिस की तरफ जा रही थी तब पापा का फोन आया। पापा ने बोला, अच्छा तूने बोला था तू आरसीएम करेगी, अब तू ऐसा कर, है ना, 17 मार्च को मेरी नाला सुपारा में मीटिंग है, नाला सुपारा बॉम्बे में, मेरी नाला सुपारा में मीटिंग है, तू ऐसा कर, तू मीटिंग में आ जा। आप में से बहुत सारे लोगों को भी यहाँ पे जबरदस्ती लाया गया है, मुकेश कोठारी की खुद की बेटी को भी जबरदस्ती लाया गया। मेरी क्या छुट्टी नहीं रहती थी, सैटरडे संडे मेरी छुट्टी नहीं रहती, तो मैं बॉस को झूठ बोल के कैसे भी करके मैं पापा के साथ मीटिंग में चली गई। और मैं मीटिंग में गई, दिमाग खराब होना चालू, क्योंकि सब लोग जय आरसीएम चला रहे। इतना परेशान कर दिया। शुरुआत के 10 मिनट में मैंने डिसाइड कर लिया कि शायद मैंने बहुत जल्दी बोल दिया, कुछ गलत ही बोल दिया पापा को, अब मैं पीछा कैसे छुड़ूं। एक के बाद एक करके लोग बाग आए जा रहे हैं, आरसीएम क्यों करना चाहिए, बात कर रहे हो उसके बारे में। सब लोग आके यही बात बता रहे हैं, आरसीएम इज ग्रेट, आरसीएम करना चाहिए, ये वो। पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों कर रहे हैं। मैं तो बड़ी हूँ आरसीएम के साथ, मैं तो बड़ी हुई हूँ, मेरे को तो आरसीएम का A to Z पता है क्या है बिजनेस में, समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक कोर लीडर नहीं, सॉरी, एक फीमेल लीडर है, मैं सपना बाफना, आप में से लोगों ने सुना है किसी का नाम, उनका नाम सपना बाफना, बॉम्बे से काम करती है, मेनली वो वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह के ऊपर काम करती है, आरसीएम में की सोल के ऊपर काम करती है। वो स्टेज पे आई और वो बताने लगी कि कैसे ये बिजनेस लड़कियों के लिए है, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस एक लड़की से एक लड़की ने शुरुआत की थी। वो इन सब चीजों के बारे में बात कर रही थी, और मैं उस समय ज्यादा सुन नहीं रही थी, क्योंकि मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था कि क्या बोल रहे लोग, मैं ज्यादा सुन नहीं रही थी। जैसे आप लोग भी, कई लोग होंगे यहाँ पे ऐसे, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। फिर मीटिंग खत्म हो गई,
मीटिंग खत्म होने के बाद बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़कियां मेरी एज की मेरे पास आई और वो बताने लगे कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी है, आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती होगी, कितनी अच्छी लाइफस्टाइल है, आप तो इतना सब कुछ कर सकते हो। उस मीटिंग के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि अब मेरे को चमका कि अगर मैं जैसी भी लड़की हूँ, आज जो भी कर सकती हूँ एज अ वुमन, एज अ लड़की, अगर आज मेरे मम्मी पापा मेरे को सोलो ट्रिप पे इंटरनेशनली भेज देते, वो सब किसकी वजह से मैं कर सकती हूँ? हमारी लाइफ में आरसीएम है, इसकी वजह से मैं ऐसा सब कुछ कर सकती हूँ। अगर हमारी लाइफ में आरसीएम नहीं होता, अगर पापा आरसीएम नहीं करते, तो आज जो कुछ भी मैं एज अ लड़की कर पाई हूँ, वो मैं कभी नहीं कर पाती, कभी भी नहीं कर पाती। मैंने जो भी मेरे करियर के थ्रू सीखा, मैं कभी नहीं सीख पाती। और जब ये मेरे को रियलाइज हुआ ना, तब मैं चाहती थी कि ये स्टेज जो आज मैं यहाँ पे जहाँ पे हूँ, वो स्टेज मैं बाकी लड़कियों को भी एक्सटेंड करना चाहूंगी, क्योंकि अगर मेरी लाइफ में सिर्फ आरसीएम की वजह से इतने सारे चेंजेस आ सकते हैं, तो बाकी सारी महिलाओं की लाइफ में क्या क्या हो सकता है। जब मुझे ये चीज समझ में आई ना, मुझे पर्पस मिल गया था आरसीएम करने का। मुझे पर्पस जैसे ही मिला, मैंने खुद पापा को फोन किया और पापा को बोला कि पापा, मैं 17 मार्च को है ना पेपर ही डाल रही हूँ, अपने कंपनी में रेजिग्नेशन लेटर डाल रही हूँ। 1 मई से आरसीएम फुल टाइम करना चालू कर दूंगी। और मैंने वही किया। 7 मई को आप सब लोगों ने देखा होगा नेक्स्ट जनरेशन का इवेंट, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा है तो कभी यूट्यूब पे देखना। उधर से मेरी आरसीएम की जर्नी चालू हुई। अभी अभी बहुत सारे लोग, आप लोग मेरे को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, बट क्योंकि मेरे पास ये स्टेज है, पापा की वजह से मेरे पास ये स्टेज है, तो मैं यहाँ पे इन रीजंस के बारे में इसलिए बात करती हूँ क्योंकि ये 3 रीजंस ऐसे अतरंगी से रीजन नहीं है, ये सिर्फ मेरे रीजंस ही नहीं है, ये आपके रीजंस भी हैं अगर आप गौर करके इसके बारे में सोचे तो। सबकी नौकरी सबको परेशान करती है, सबका बॉस सबको परेशान करता है, सबकी नौकरी सबके हाथ से जाने वाली है। और वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ आज एक लड़की का काम नहीं रहा है, लड़कों का भी इक्वल काम हो गया है। सिर्फ एक लड़का ही घर नहीं चलाता है, लड़की भी इक्वली साथ देती है उस चीज में। तो क्योंकि ये जो 4 रीजन जो मैंने आपको बताए, ये सिर्फ मेरे रीजंस नहीं, आपके भी रीजंस है। और अगर आपके रीजंस नहीं है, तो अगर आप किसी को आगे फ्यूचर में किसी को ज्वाइन कराए, उनके रीजंस बन सकते हैं, स्पेशली यूथ। एआई का जो ये पॉइंट है ना, ये सबसे बड़ा रीजन था मेरा आरसीएम करने का। आप किसी भी यूथ को जाके इसके बारे में अगर समझाएंगे तो वो समझेंगे, क्योंकि हर यूथ को पता है कि एआई कैसे कैसे उनकी जॉब ले रहा है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है मुकेश जी कोठारी को कब बुलाएंगे वापस से। आप लोग यही सोच रहे कि किसको माइक पकड़ा दिया, इसके लिए तो नहीं आए थे हम। बट एनीवेज, थैंक यू सो मच। आदरणीय व्यूअर, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। पर यदि अभी तक आपने अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल आरसीएम द ड्रीम वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया इसे जरूर कर लें और घंटी के बटन को ऑन कर लें, ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come.